नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, राष्ट्र आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। आप सबको आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात करेंगे 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया था। यह दिन जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया था, पर इसी के हटने के बाद एक लंबे समय तक पूरा कश्मीर बंद रहा था। याद रहे, जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। अब इसके 2 साल पूरे होने के अवसर पर यह जानना बेहद ज़रूरी होगा कि मोदी सरकार के इस फैसले से 2 साल बाद कितना बड़ा असर पड़ा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम भी जारी है ताकि जम्मू कश्मीर को अपना अपना बराबरी का हक मिल सके। वहीं सभी राजनीतिक दल और प्रदेशवासियों को इंतज़ार है कि अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। क्या केंद्र कश्मीर में युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रहा है और उसके लिए क्या योजनाएं बना रहा है? दूसरी तरफ कानून व्यवस्था के मद्देनज़र राज्य सरकार ने अभी एक नई नीति को लागू करते हुए ये आदेश पारित किया है कि पत्थरबाजों और दूसरी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों को ना तो पासपोर्ट बनेंगे और ना ही उनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी। क्या इससे कानून और व्यवस्था को मदद मिलेगी? आप जानते हैं, अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद प्रदेश में कई राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई थी और इस बात को पूरी दुनिया ने दिसंबर 2020 में देखा, जब आम कश्मीरी लोगों ने जिला विकास परिषद और पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि यह चुनाव 30 साल बाद कराए गए थे और जनता ने यह संकेत दिया वो बुलेट नहीं, बैलेट के जरिए अपना भविष्य खुद तय करेंगे। इस चुनाव में बीजेपी पर गुपकार गठबंधन को जीत मिली थी। प्रश्न ये है कि 2 साल पहले घाटी में जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत का जो बीज बोया गया था, क्या वह फलने फूलने लगा है? इस कार्यक्रम को आप जुगलबंदी के रूप में देखेंगे। मैं दिल्ली से जानने की कोशिश कर रहा हूं कश्मीरी रियासत के अंतिम शासक डॉक्टर करण सिंह, जो जम्मू कश्मीर से लोकसभा और राज्यसभा सांसद और सदर रियासत रहे हैं, उनका इस विषय पर क्या सोच है। वहीं जम्मू से वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद जानेंगे कि ग्राउंड जीरो की क्या सच्चाई है। चलिए बात करते हैं डॉक्टर करण सिंह से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। क्या जम्मू और कश्मीर में धारा 370 और 35A के निस्तार होने से विकास की संभावनाएं पैदा हुई हैं? ऐसा है सुनील जी कि संभावनाएं तो हैं, लेकिन अभी तक वो कार्यान्वित नहीं हुई। समय कम रहा है। अभी तो 1 साल तो बंद ही रहा, अभी शुरू हो रहा है। बता तो रहे हैं कि बहुत सारे नए नए कार्यक्रम शुरू होंगे, नई इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, नई संस्थाएं स्थापित होंगी, लेकिन अभी तक हुई नहीं। उनको थोड़ा समय देना पड़ेगा। इसमें 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, बदलाव तो ये आया कि पहले जो एक विशेष राज्य था, ये भारतवर्ष का मुकुट था, विशेष दर्जा था, वो ख़त्म करके अब उसको तो राज्य से भी कम यूनियन टेरिटरी तक ले आया गया। तो वो तो बात जो है किसी जम्मू कश्मीर के नागरिक को अच्छी नहीं लगी। डिमोशन हो गया। अब हम हरियाणा और हिमाचल के बराबर भी नहीं रहे। एक तो ये बात हुई। अन्य जो बातें हुई जिसने आपको जिक्र किया, वो तो अब आगे देख के चलना पड़ेगा। जो सियासी गुफ्तगू शुरू हुई है, जो मीटिंग की प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ, राजनीतिक नेताओं के साथ, वो एक अच्छी शुरुआत मैं मानता हूँ। विधानसभा बहाल करने के लिए चुनाव ज़रूरी हैं। चुनाव कराने के लिए राज्य विधानसभा के हलकों को नए सिरे से परिसीमन कराना होगा। आम लोगों की मांग है कि चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से मिल जाए, तभी चुनाव हों। आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो हमारी क्योंकि सीटें अब 83 से 90 हो गई हैं,
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी वोट ही नहीं है, तो डिलिमिटेशन होना ज़रूरी है। वो अब पहला कार्य है। डिलिमिटेशन कमीशन बैठी भी हुई है, तो उनको देखना हमने वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। उम्मीद है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से करें, सबसे मशवरा करके करें। उन्होंने कहा तो है कि हम सबसे मशवरा करेंगे, और कुछ पार्टीज़ ने जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह, उन्होंने भी कहा कि हम सहयोग करेंगे इसमें। तो पहले तो डिलिमिटेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये 7 सीटें जो बढ़ेंगी, कहाँ बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी। जो 3 लाख के करीब सियालकोटी रेफ्यूजी थे जिनको वोट ही नहीं था आज तक, वो मुझे वोट दे सकते थे एमपी के रूप में, लेकिन एमएलए को वोट नहीं दे सकते। उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकती, वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं थे, उनको नया वोट मिला है, उनके लिए होगा। ये सब देखने वाली बातें हैं। तो पहला कदम तो अब है, पहली इस डायलॉग के बाद पहला कदम है डिलिमिटेशन। दूसरा कदम मैं मानता हूँ कि पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से स्थापित किया जाए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के रूप में हम चुनाव क्यों करें। हम अगर चुनाव करेंगे तो फुल फ्लेज स्टेट के रूप में चुनाव करना चाहिए। तो अगर फुल फ्लेज स्टेट करना होगा तो चुनाव से पहले करना चाहिए। जब भी चुनाव हो तो डिलिमिटेशन हो जाए, राज्य का दर्जा मिल जाए, चुनाव हो जाए, ऐसे मैं मानता हूँ। ऐसे में एक विवाद फिर आ गया है कि परिसीमन 2011 की जनगणना आंकड़ों पर होगा या 2021 के होगा, तो इसके नतीजे आने में 2 से 3 वर्ष तो जरूर लगेंगे। फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या जब तक ये चुनाव को टालेंगे? नहीं टालना चाहिए। अब वो क्या करें मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि 2011 का जो सेंसस है, जो सबसे करीब है हमारा, उसी पे हमारे इलेक्शंस होनी चाहिए। क्योंकि नए सेंसस के लिए आप रुकेंगे तो सारी चीज़ खटाई में पड़ जाएगी। 4-5 साल बहुत होते हैं बिना लेजिस्लेचर के, केवल गवर्नर रूल के और ब्यूरोक्रेसी का राज्य रहा, इतनी देर नहीं रहना चाहिए। हमारी राजनीतिक परिस्थिति वहाँ होनी चाहिए। पूरे देश में परिसीमन की प्रक्रिया 2026 में होने वाली है, तो जम्मू कश्मीर को अलग थलग करके इसकी परिसीमन अब क्यों किया जा रहा है? ही अलग थलग। जम्मू कश्मीर की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। बाकी देश के साथ उसका मुकाबला कैसे करेंगे आप? जो परिस्थिति जम्मू कश्मीर में हुई, जो सारी उसकी संवैधानिक स्थिति को बदला गया, ये तो नई परिस्थिति है। अब उसके लिए क्यों रुके? बाकी देश के लिए वो अपने समय पे करते रहें। इस राज्य को तो करना ही पड़ेगा, अब डिलिमिटेशन करना पड़ेगा और चुनाव करने चाहिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी भी चाहेंगे कि चुनाव हो जाए। ऐसे में जबकि यह सुप्रीम कोर्ट में परिसीमन का केस लंबित है, तो जल्दबाजी क्यों? नहीं लेना चाहिए था। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो 1.5 साल से विलंबित है, लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं कि सारी चीज़ खटाई में पड़ी रहे। हमें तो अपना कार्य करना चाहिए आगे। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगी वो तो सर माथे, वो तो मानना पड़ेगा सबको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का के लिए हम रुकते रहें, वो भी उचित नहीं है। हमें अब आगे बढ़ना है। देखिए, बड़ी मुश्किल से हम कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं नई एक राजनीतिक परिस्थिति के लिए। अब उसको फिर से हम धंस जाए, फिर से फंस जाए, वो नहीं हमने करना है। जिस तरह की जम्मू कश्मीर से खबरें आ रही हैं, उससे लगता है वहाँ का युवा आतंकवाद की तरफ आकर्षित हो रहा है। इस पर आवाम का क्या रुख है? देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं कि कुछ आतंकवादी हैं नौजवान वादी में, और कुछ वो अपना काम करते जा रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जो जनसाधारण है, जनसाधारण में मुझे लगता है वो थक गए हैं, ऊब गए हैं ये सारी चीज़ों से। वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो। कुछ कट्टरपंथी लगातार इस चुनाव का विरोध कर रहे हैं और मुद्दा उठा रहे हैं कि 370 पुनः लागू की जाए, नहीं तो चुनाव का बायकॉट करेंगे। मुझे लगता है कि लोग अब तैयार होने लगे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग न तैयार हों, जैसे महबूबा ने कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन जब तक 370 फिर से बहाल ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीर के लोग जो हैं बड़े अक्लमंद हैं। उन्होंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। तो वो समझते हैं कि अब ये सारी जो मखमसा है, इसमें से निकलने का एक ही तरीका है कि अब चुनाव किए जाए। करण सिंह और कश्मीर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
और आप सर्वे सर्वा रहे। इस समय जब आप उम्र के सबसे ऊंचे पड़ाव पर हैं, यानी कि 90 प्लस, अब आप जम्मू कश्मीर को किस रूप से देखना चाहते हैं? सोच रहा है इस समय एक तो ये बात है, जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा है ना, ये नहीं किसी के गले से उतर रहा है सुनील। क्योंकि हम जो पहले, जैसे मैंने पहले कहा, पहले बड़ी विशेष परिस्थिति से उसमें बिल्कुल नीचे आ गए। तो ये राज्य का दर्जा तो होना ही चाहिए जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। और उसके बाद विकास होना चाहिए। जो आपने पहले सवाल पूछा था कि विकास की योजनाएं बन रही हैं, हम भी यही चाहते हैं कि विकास हो। और जो हम सुनने में आया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सूची दी कि क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, वो तो उससे तो बड़ी आशा होती है अगर वो सब चीज़ें हो जाएं तो। लेकिन उसमें भी अगर हमारी सियासी ज़िंदगी फिर से बहाल हो, फ़ायदा होगा। क्योंकि महज नौकरशाही से विकास भी होता नहीं है उस तरीके से, जितना कि अगर सियासी लोग भी साथ हों, वो भी मदद करें, जनसाधारण भी मदद करें, तब जाके बात बनती है। तो दोनों बातें होनी चाहिए, राजनीतिक परिस्थिति बहाल होनी चाहिए और विकास की दर्जा तेज होना चाहिए। आपको लगता है कि आपके कश्मीर में, क्योंकि डेमोग्राफी के हिसाब से मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, तो ऐसे में ये सरकार तो उन लोगों को एड्रेस नहीं करती है, आपको लगता है कि उनको भी इक्वली एड्रेस करना चाहिए? नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर हमेशा शुरू से मुसलमानों की अक्सरियत रही है और मुझे लगता है रहेगी। जितनी विकास की ये कार्यक्रम बना रहे हैं वो कश्मीर के लिए भी तो हैं। आप कैसे कह रहे हो कि उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं? जो हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, जो फिर से ये सिल्क वीविंग को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, जो टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, वो सब के सब कश्मीर में ही, वादी में ही तो होंगे। जम्मू में तो होंगे ही होंगे, लेकिन कश्मीर की भी होंगे। ऐसा नहीं है कि कश्मीर को नज़रअंदाज किया जाएगा या किया जा रहा है। मुसलमान है तो मुसलमान क्या, हमारे मुल्क में तो सब बराबर हैं, हमारे संविधान के बराबर के मुताबिक। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं उठनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्कार। आइए अब सुनते हैं जम्मू से अनिल आनंद को, जो बात कर रहे हैं प्रोफेसर रेखा चौधरी से, जो कि फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पॉलिटिकल साइंस जम्मू यूनिवर्सिटी की। बातचीत से हमने यह समझने की कोशिश की है कि वहाँ का घटनाक्रम कैसे कश्मीरियत और विकास पर अपना प्रभाव छोड़ रहा है। आज से 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जब एक उथल पुथल हुई, एक संवैधानिक ढांचा बदला गया जम्मू कश्मीर का, 2 साल पूरे होने को आए हैं, नए किस्म का ढांचा जो बना है, तो ये समय भी है कि उसका विश्लेषण किया जाए कि ये 2 साल कैसे रहे। संदर्भ ये है कि बहुत से प्रोमिसेस किए गए कि क्यों ये किया जा रहा है, क्यों राज्य का विघटन करके 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई जा रही हैं। उसमें ये भी कहा गया कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है, जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से राष्ट्र के साथ इल्हाक करने के लिए बहुत जरूरी है, जम्मू और कश्मीर के बीच में खाइयां दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। क्या ये सब हो पाया? तो उसी पे हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर रेखा चौधरी, बहुत जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक और जम्मू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस की फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। करीब इन 2 सालों को आप कैसे आंकती हैं? क्या खोया, क्या पाया, क्या? थोड़ा सा लोगों को अभी बहुत कुछ उम्मीदों के साथ बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं। जैसे ये सोचा गया था कि ये जैसे एक फीलिंग थी कि लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे, डोमिसाइल राइट्स के साथ साथ लोगों के जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, और शुरू में जैसे बात की गई थी कि शायद हिमाचल प्रदेश के मॉडल पे कुछ चीजें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रोटेक्ट की जाएंगी, वो अभी तक जैसे नहीं हुआ है। सिमिलरली जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक मेजर जो एक फियर है वो लैंड माफिया के आने का, यहाँ के स्पेशली जम्मू में ये फियर काफी है कि लैंड माफिया यहाँ पे ना आ जाए, और उसके लिए प्रोटेक्शन है। और अभी भी आई थिंक लोग अभी उसी का इंतजार कर रहे हैं कि शायद वो प्रोटेक्शन मिलेगी। प्रोसेस खुद एक विवाद के घेरे में है कि कब किस सेंसस पे विश्वास किया जाए। जम्मू में लोगों का कहना है कि साहब ये अगर इसी सेंसस से किया गया तो हालात यूं के तू रहेंगे।
जैसे आपने सही कहा कि 90 सीटें हैं, 90 सीटों की डिलिमिटेशन होगी। लोगों ने ऐसी ऐसी डिमांड की जो कि डिलिमिटेशन कमीशन के दायरे के बाहर थी, क्योंकि बहुत सारा हमारा पॉलिटिक्स जुड़ गया हुआ है और ये लगता है कि हर चीज एक रेटोरिक हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि डिलिमिटेशन प्रोसेस खत्म होने के साथ साथ हम जम्मू में ये फीलिंग खत्म हो जाएगी कि ये जो पॉलिटिकल पैरिटी मिलेगी, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो उसका एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है। ये इसको अब बहुत पॉलिटिकल तरीके से देखा गया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोसेस की तरह नहीं देखा जा रहा, इसको एक पॉलिटिकल प्रोसेस की तरह देखा जा रहा है। सो नेचुरली मुझे लगता है कि जब उसके से जो भी उसका रिजल्ट आएगा, आई थिंक इट विल क्रिएट मोर डिसकंटेंट रादर देन फुलफिलिंग द संवैधानिक स्थिति बदलने से, जैसा कि कहा गया था, क्लेम किया गया था कि बहुत सी इन्वेस्टमेंट आएगी, बहुत से इंडस्ट्रीज बड़े छोटे आएंगे, क्या ये होता दिखा आपको 2 साल में? अभी पॉसिबिलिटी मुझे इसलिए नहीं नजर आ रही कि आप जम्मू कश्मीर का बेसिक इशू है कि इसका कन्फ्लिक्ट जोन है, कन्फ्लिक्ट जोन होने की वजह से। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, इन्वेस्टमेंट जब जम्मू कश्मीर में आएगी तो जम्मू कश्मीर में मार्केट और रॉ मटेरियल, क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी लैंडलॉक्ड एरिया हो जाता है कि जहां से सारा सब कुछ ट्रेवल करके जम्मू तक आएगा, रॉ मटेरियल यहाँ से मार्केट में जाएगा। वो एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है कन्फ्लिक्ट जोन है। सो वो इन्वेस्टमेंट इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी आ सकती है, जब तक मेन स्ट्रीम पार्टीज उसको उसका उनमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि हमारे लिए ये एक स्पेस है और हम इसमें आराम से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जब तक नहीं वो कॉन्फिडेंस आएगा तो उससे बदलाव आएगा। तो मुझे लगता है कि सेपरेटिज्म को डील करने के लिए एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम डेमोक्रेसी को कितना स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उसके लिए डेमोक्रेसी को मजबूत करना और डेमोक्रेटिक एक्टर्स जो हैं और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक स्पेसेस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं और डेमोक्रेटिक जितनी भी स्पेस है उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। एक आखिरी प्रश्न ये है कि ये स्टेटहुड का इशू आपके लिए कितना अहम आप इसको देखते हैं? रिटर्न ऑफ स्टेटहुड क्या होना चाहिए? क्या वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा पॉलिटिकल पार्टीज में? ऑफ कोर्स, क्योंकि आप देखिए कि कभी भी जम्मू और कश्मीर में एक कॉमन इशू, मतलब जैसे कि आर्टिकल 373 पोलराइज करती थी, बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा है। हाँ जी, वो पोलराइज करती थी और ये जो स्टेटहुड की जो डिमांड है वो यूनाइट कर रही है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा। मैं कहूँ कि खाली स्टेटहुड नहीं, आज के दिन में हम देखेंगे कि चाहे हमें लगता है कि बहुत सारा गैप है कश्मीर और जम्मू में, आज के दिन में हमारे को बहुत सारी चीजों में हमें एक यूनिटी ऑफ डिमांड्स बिटवीन कश्मीर एंड जम्मू नजर आती है। इट्स नॉट ओनली द इशू ऑफ स्टेटहुड, स्टेटहुड तो एक मेजर डिमांड है और जहां सब पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही है। सिमिलरली जो प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, एम्प्लॉयमेंट एंड लैंड राइट्स ऑफ पीपल, उसके लिए भी इकट्ठी डिमांड आ रही है कश्मीर से जम्मू में से। और आप ये देखिए कि आज के दिन में जम्मू में वही सब चीजें डिमांड आ रही है जो कल जो है कश्मीर से आती थी। तो मुझे लगता है कि इस सारे माहौल में एक डिफरेंट चीज जो आपको नजर आती है कि अनप्रेसिडेंटेड मैटर में हम एक आज हिस्टोरिकल मोमेंट में पहुंच गए हैं कि जहां जम्मू और कश्मीर का पॉलिटिक्स एक डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स उसके लिए हमारे को एक विजनरी लीडरशिप चाहिए, एक पार्टी पॉलिटिक्स ऐसा चाहिए कि जो एक पुराना ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हो गया कि हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देख के पॉलिटिक्स चला रहे हैं, पोलराइज पॉलिटिक्स है। उसकी जगह अगर हम एक ऐसा पॉलिटिक्स हो कि जहाँ पे ये सारी डिमांड्स को इकट्ठा करके जेएनके का इंटरेस्ट जो है वो आगे रखा जाए, तो मतलब इट्स अ रियली हिस्टोरिकल मोमेंट फ्रॉम दैट। चलिए, स्टेटहुड की डिमांड को हम एक सिल्वर लाइनिंग मानते हैं इस सारे क्राइसिस में। आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेस। आइए अब समझते हैं पर्यटन व्यापार को, कैसे कश्मीर बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। यास्मीन के माध्यम से इसको समझते हैं। बेसिकली हम हिंदुस्तानी है, ऑल बिजनेसमैन जो हम हिंदुस्तानी है, हमें कोई नहीं है, वी आर हैप्पी कि चलो हट गया है, काम हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, जो ये जो कंपनीज आ जाएंगे, रोड्स का है जो है, कश्मीरी खूबसूरती से जगह खूबसूरत है ही नहीं कोई, कश्मीर वो खूबसूरत है ही। अब इनको जो आगे करना मोदी जी करेगा, कश्मीरी उड़ के तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बोल दिया।
वो तो उसी को करना है। आर्टिकल तो हट गया, लोग तो मान गए, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, खाली झंडा नहीं हटा है। हमने उधर कश्मीर में लाल चौक में झंडा डाल दिया तो हो गया कश्मीर हमारा। कश्मीर तुम्हारा है तो उसके लिए कुछ करो। मैं सही बोल रही कि गलत बोल रही हूँ? करो कुछ, कंपनीज लाओ, लोगों को जॉब दे दो, सब कुछ करो। जो यहाँ दिल्ली में कश्मीरी बेचारे बैठे हैं एक फ्लैट्स में, वो भी अपने अपने घरों में जाएंगे। इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है, आप भी अपना घर बना दो उधर, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहाँ कोई ले लेगा, घर में बैठेगा, जगह लेगा। कुछ गलत बोला मैंने? ठीक है। आपको लगता है कि 2 साल में कोई डेवलपमेंट अभी? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई खाली आर्टिकल हट गया, झंडा साल के बाद आते हैं, झंडा चढ़ाते हैं, दैट इज इट, और कुछ नहीं। जैसे है रोड से, आप कश्मीर गए हैं? हाँ। आपने देखे रोड जैसे थे वैसे ही है, कोई ये नहीं है। हाँ, अब कश्मीर खूबसूरत अपनी जगह है, वो तो अपनी खूबसूरती तो और निखरती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हुआ है, समझ गए? थैंक यू वेरी मच। लाल चौक और कश्मीर के सभी कार्यालयों पर 75वीं सालगिरह पर तिरंगा लहराना ही क्या अहम मकसद है? यही आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। लोगों के दिलों पर जब तक यह तिरंगा और राष्ट्रीयता की भावना जब तक जागृत नहीं होगी, तब तक जम्मू और कश्मीर में अमन और विकास की लहर नहीं आ सकती। इंतज़ार रहेगा उस लहर का। साथियों, आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा? कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलिएगा ताकि मेरे सभी कार्यक्रमों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।